सुधीर की शादी के 10 दिन बाद ही उसे शहर लौटना पड़ा क्योंकि नौकरी का सवाल था। इसीलिए हमने नवेली बहू काव्या को भी उसके साथ भेज दिया। वैसे भी दोनों को एक दूसरे से जुदा करके रखना अच्छी बात नहीं थी। रही बात बहू के साथ रहने की, तो अब तो पूरी उम्र पड़ी है। जब हमें मन करेगा चल देंगे बेटी बहू के पास। काव्या भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने अच्छी नौकरी ज्वाइन कर ली। जोगिंदर जी और गायत्री ने नई बहू के साथ मुंबई में थोड़े दिन बिताने के लिए सोचा ही था। गायत्री ने बेटी से इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, क्यों नहीं ऋषिका की गर्मियों की छुट्टियों के समय प्लान किया जाए। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। गर्मी की छुट्टी प्रारंभ होते ही 17 मई को गायत्री के साथ जोगिंदर जी मुंबई के लिए रवाना हो गए। उसके एक दिन बाद उनकी बेटी अपनी बेटी ऋषिका के साथ मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी। इस तरह दोनों ही उसी दिन मुंबई पहुंचेंगे। इस सारी योजना के बारे में सुधीर को बताना चाह रहे थे, इसीलिए आज उन्होंने सुधीर को कॉल किया था। आज शनिवार था और शनिवार के दिन ऑफिस से छुट्टी रहने के कारण शाम में सुधीर से ज़्यादा समय तक बात की जा सकती थी। जोगिंदर जी ने जैसे ही फ़ोन किया, सुधीर ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन पर तेज संगीत के बजने की आवाज़ें आ रही थीं। कई लोगों के ठहाकों की भी आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। उन्होंने फ़ोन पर ही कहा था, बेटे, लगता है कि तुम व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ। तब सुधीर ने कहा था, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त ना जो शादी में शरीक नहीं हो सके थे ना, उनको खाने पर बुलाया था। वहीं पार्टी चल रही है, जिसका शोरगुल आप सुन रहे होंगे। बाद में बात करते हैं। जोगिंदर जी समझ गए थे उन लोगों ने क्यों बड़े फ्लैट में शिफ्ट किया था। दूसरे दिन रविवार था। आज तो सुधीर को सूचित करना निहायत ही जरूरी था। शाम में उन्होंने करीब 8 बजे फ़ोन किया था। फ़ोन पर आज भी कुछ आवाज़ें आ गई थी, लेकिन आज शोरगुल नहीं था। सुधीर, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। परसों हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। परसों तुम्हारी दीदी पुणे से ऋषिका के साथ पहुँचेंगे। हम लोग ऋषिका की गर्मी की छुट्टी भर वहीं रहेंगे। सुधीर ने तुरंत उत्तर दिया था, पापा, आपने आज फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया। काव्या के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं और इसी समय आप फ़ोन कर दिए। जोगिंदर जी ने कहा था, बेटे, आज बताना ज़रूरी था, इसीलिए फ़ोन करना पड़ा। सुधीर ने प्रश्न किया था, क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? उसके प्रश्न से जोगिंदर जी को लग रहा था कि वे लोग स्वागत योग्य अतिथि की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं शायद। उन्होंने कहा था, सभी लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी दीदी, बस। तुम्हारे जीजा जी भी नहीं आ रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। सुधीर ने कहा था, पापा, दिक्कत हो जाएगी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अपने घर में क्या दिक्कत हो सकती है? आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। सुधीर के इस जवाब से तो जोगिंदर जी को काठ मार गया। पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। गायत्री भी बगल में खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अब वे अपनी बेटी को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या यही बताएंगे कि सुधीर ने आने से मना कर दिया है? शादी के पहले तक तो सुधीर ऐसा नहीं था। शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगने लगता है? जोगिंदर जी ने रात का खाना नहीं खाया। कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह भी मुंबई जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दे। लेकिन इसका कारण क्या बताएंगे? क्या यह कहना उचित होगा कि सुधीर ने आने से मना कर दिया है? ये सारी बातें सोचते सोचते रात भर वे करवटें बदलते रहे। जब अपने किसी करीबी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से बदला हुआ लगता है तो चोट सीधे कलेजे पर लगती है। सवेरे जोगिंदर जी उठे तो कलेजे में हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। सुबह 8 बजे सुधीर का कॉल आया था। कांपते हाथों से जोगिंदर जी ने फ़ोन उठाया था। पापा, सॉरी, कल मैंने काव्या से बिना डिस्कस किए ही कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी। मैंने रात में काव्या से डिस्कस किया। काव्या आप लोगों को ज़रूर बुलाने पर जोर दे रही है। आप लोग अवश्य आएं। कार्यक्रम में कोई फेरबदल मत कीजिए। जोगिंदर जी चुप ही रहे। सुधीर ने फिर फ़ोन किया, पापा, आप लोग आ रहे हैं ना?
मोबाइल गायत्री ने अपने हाथों में ले लिया। हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। फ़ोन काटने के बाद गायत्री ने अपने पति को झकझोर कर सुनीता की स्थिति से जगाया था। वह बोली थी, मैं कह रही थी ना कि बहू बहुत संस्कार वाली है, वह सब संभाल लेगी। जोगिंदर जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि दिक्कत किसे था, लेकिन यह समझ में आ गया था कि बच्चों की दी गई परवरिश में जरूर कहीं कोई कमी रह गई थी। जोगिंदर जी आज बहुत खुश थे। वे अपनी पत्नी गायत्री के साथ आज अपने बेटे बहू के पास मुंबई जा रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी। उन्होंने पुणे में रह रही अपनी इकलौती बेटी और नतेनी ऋषिका के भी आने का कार्यक्रम बना दिया था। ऋषिका की गर्मियों की छुट्टियां थीं। इस तरह बेटी से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। नतनी से तो लगता है कि उसके पहले जन्मदिन के सालों बाद मिलेगी। इतनी सारी खुशियां भगवान एक साथ दे रहे हैं। कभी कभी डर भी लगने लगता है, क्योंकि इतनी सारी खुशियों के साथ उत्सव मनाने की आदि नहीं है वह। इसलिए एक स्वाभाविक डर भी जहन घर कर लेता है। करीब 32 घंटे की निरापद और सुखद यात्रा के बाद वे सुबह 6:30 बजे मुंबई पहुंचने ही वाले थे। उन्होंने ट्रेन का कोच और बर्थ नंबर एसएमएस द्वारा बेटे सुधीर के मोबाइल पर भेज दिया था। सुधीर ने इसे कंफर्म भी किया था। उसने रिप्लाई किया था कि वह उन्हें लेने आ जाएगा। हालांकि सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती थी। ऐसा शायद वीकेंड्स के होने के कारण हो सकता है, और आईटी फर्म में काम करने वाले लोग अक्सर देर रात तक काम करते हैं, इसीलिए सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होना स्वाभाविक है। फिर भी सुधीर ने फ़ोन पर कॉल करके कहा था कि अगर थोड़ी देर हो जाए तो स्टेशन पर ही इंतज़ार कीजिएगा, वह लेने ज़रूर आएगा। जोगिंदर जी ने अपने मोबाइल पर 5 बजे सुबह का ही अलार्म सेट कर दिया था। ट्रेन सही समय से चल रही थी। वे ठीक 5 बजे सुबह रोज़ ही जग जाया करते थे। सुबह नित्य क्रिया के बाद थोड़ा ध्यान और उसके बाद निकल जाते पार्क की और लंबी सैर के लिए। गायत्री भी साथ होती थी, परंतु वह थोड़ी दूर साथ चलकर पार्क के ही बेंच पर बैठकर आराम करने लगती थी। उसके घुटने में थोड़ा दर्द रहता था, इसीलिए वे ज़्यादा चल नहीं पाती थी। सुबह की सैर के लिए आने वाले मित्रों से मुलाकात भी हो जाया करती थी। वे अक्सर कहा करते थे, जोगिंदर जी बड़े किस्मत वाले हैं, बेटी की शादी कर दिए हैं और वह पुणे में सेटल हो गई है। बेटा मुंबई में अच्छी नौकरी पर लग गया है, बेटे की भी शादी कर दिए हैं। अब क्या है, खुद भी रिटायर हो गए हैं, बस आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। वे कहते, भाई साहब इस बार मुंबई जा रहे हैं तो भाभी जी का घुटना भी ज़रूर दिखला दीजिएगा। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। उन्होंने सुधीर को अपने मोबाइल से कॉल किया था। रिंग जाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा। वे गाड़ी रुकते ही धीरे धीरे अपना ट्रॉली, सूटकेस और गायत्री के साथ डिब्बे के अन्य यात्रियों के पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। वे प्लेटफॉर्म पर एक लोहे के बने बेंच पर बैठ गए। मुंबई वे पहली बार आए थे। हालांकि बेंगलोर, पुणे, चेन्नई आदि जगहों पर वे सुधीर के एडमिशन के समय जा चुके थे। उस समय उनकी अवस्था भी 55 के करीब रही होगी। वृद्धावस्था ने अधिक जोर से नहीं घेरा था। रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था तेजी से घिरने लगती है। यह ऐसी स्थिति है जिसे आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं, सिर्फ स्वयं महसूस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठने के बाद वे थोड़ा सुस्ताए। लोगों के आने जाने की भाग दौड़ और गाड़ियों के हॉर्न से शोरगुल मचा हुआ था। उन्होंने गायत्री से पूछा, गायत्री अब क्या किया जाए? सुधीर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। एक बार फिर कॉल कीजिए ना, वह नहीं तो बहू ज़रूर उठाएगी। गायत्री को सुधीर से अधिक बहू पर विश्वास था। जोगिंदर जी भी यही सोचकर बहुत खुश थे। किसी माँ को अपने बेटे से अधिक अपनी बहू पर ही भरोसा हो तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों की बदलते दौर में और क्या ही हो सकती है। जोगिंदर जी ने फिर कॉल किया था। इस बार सुधीर ने ही फ़ोन उठाया था। उसके उत्तर से लगा कि अभी तक वह पूरी तरह से नींद से जग नहीं पाया था। उसने उनिंदे स्वर में ही उत्तर दिया, कौन? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। मैं मुंबई स्टेशन पर आ गया हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुधीर ने कहा था। अच्छा आप आ गए, ठीक है, वहाँ से निकलकर मेन गेट की तरफ आ जाइए, मैं आता हूँ।
जोगिंदर जी बहुत खुश हुए थे कि सुधीर उन्हें लेने आ रहा है। इसके पहले सुधीर जहाँ भी रहा है, चाहे पढ़ाई के समय में बेंगलोर में या नौकरी के समय चेन्नई में, वह ट्रेन के आने के पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। खासकर शादी के बाद की वह उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने के पहले से प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण उसे बीती रात तक जागना पड़ा हो। जब रात को कोई भी विलंब से सोएगा तो सुबह में नींद खुलने में देर हो ही जाएगी। जोगिंदर जी ने विश्लेषण करके देखा तो लगा कि सुधीर ने 1-2 साल पहले जब से कंसल्टिंग फर्म में जॉब को स्विच किया है, तब से उस पर काम की अधिकता का बोझ हावी हो गया है। वह तनाव में भी रहने लगा था। वे और गायत्री दोनों ही स्टेशन से बाहर आ गए थे और वेटिंग लाउंज में सुधीर का इंतज़ार करने लगे थे। सुबह में उन्हें चाय की ज़रूरत होती है। वे नित्य क्रिया से तो ट्रेन में ही निवृत्त हो चुके थे। गायत्री को भी उन्होंने उठाकर फ्रेश हो लेने को कहा था। उसने भी ट्रेन में ही ब्रश कर लिया था, इसीलिए बैठे बैठे उन्होंने चाय मंगवाई थी। उन्होंने गायत्री के साथ चाय की पहली चुस्की ली ही थी कि उनके मोबाइल की घंटी बजी थी। उन्होंने हड़बड़ी में पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला तो थोड़ी चाय छलक कर उनके शर्ट पर भी गिर गई। उन्होंने देखा कि यह तो सुधीर का फ़ोन है। उन्होंने रिसीव किया तो उधर से सुधीर पूछ रहा था, आप कहाँ पर हैं? जोगिंदर जी को क्या मालूम कि वे कहाँ पर हैं। इसके पहले कभी मुंबई तो आए नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बुकिंग काउंटर के सामने के हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। सुधीर ने फिर पूछा था, किस हॉल में वेट कर रहे हैं? यह आवाज़ ठीक से उन्हें सुनाई नहीं दी। पता नहीं, या तो कुछ इस अवस्था में पहुंच जाने के कारण उन्हें श्रवण दोष हो गया था, या उसी समय गुड्स ट्रेन के पार होने के कारण कुछ आवाज़ें बढ़ गई थी और वे अच्छी तरह शब्दों को सुन नहीं सके या शब्दों को पकड़ नहीं सके। इसके बाद सुधीर का कॉल नहीं आया था। जोगिंदर जी भी कुछ अनमनी से कुछ लंबी सफ़र की थकावट के कारण सुस्त हो गए थे। कभी कभी नींद की झपकी भी आ जा रही थी। गायत्री ने उन्हें जगाते हुए कहा था, फिर से सुधीर को कॉल कीजिए ना, इसी तरह स्टेशन पर ही बैठे रहिएगा। जोगिंदर जी सुधीर के नंबर पर जैसे ही कॉल लगा रहे थे कि सुधीर ढूंढता हुआ वहां आ गया। दूर से उसने कॉल किया था, पापा हमने आपको देख लिया है, आप लोग वहीं पर रहिए। वह वहां आया था। जोगिंदर जी को सुधीर का चेहरा और चेहरे का हाव भाव नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ गुस्से और कुछ खिन्नता का भाव चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने प्रीपेड टैक्सी ले ली थी। टैक्सी में सारे लोग सवार हो गए। टैक्सी चलती रही। सुधीर ने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा था। साधारणतया वह पूछा करता था, ट्रेन से यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपके सहयात्री तो ठीक ही थे? कभी कभी अच्छे सहयात्री नहीं मिलने के कारण भी दिक्कत हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं व्याप्त था उनके बीच। इस सन्नाटे को गायत्री ने ही तोड़ा था। सुधीर बेटा, सब ठीक है ना? काव्या बहू तो ठीक है ना? सुधीर ने सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दिया था। गायत्री समझ नहीं पा रही थी कि इतना अधिक बात करने वाली सुधीर को आखिर हो क्या गया था। इसी समय अचानक टैक्सी के दाहिने तरफ के पिछले चक्के से आवाज़ आने लगी। स्पीड में जाती हुई टैक्सी डगमगाने लगी। टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक दी। टायर पंक्चर हो गया था। टैक्सी वाले ने कहा, मेरा टायर पंक्चर हो गया है, मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है, इसीलिए इसे ठीक कराने में समय लगेगा। इसीलिए आप ओला कैब को बोल दीजिए, कहिए तो मैं आपके लिए ओला कैब बुला देता हूँ। सुधीर, नहीं नहीं रुको, मैं ही बुलाता हूँ। सुधीर ने अपने मोबाइल से ओला कैब से कांटेक्ट किया। उधर से रिप्लाई आया कि 20 मिनट के अंदर ओला कैब आ रहा है। सुधीर ने तब तक टैक्सी वाले को रुकने को कहा था। टैक्सी वाले ने ही सामान निकाला था। ओला कैब आ गया था। टैक्सी वाले ने ओला कैब पर सामान लोड करने में मदद की थी। सामान भी कहाँ ज़्यादा था। सामान सहित जोगिंदर जी गायत्री ओला कैब में स्थानांतरित हो गए थे या कर दिए गए थे। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे। न कोई बातचीत, न कोई समाचार की ही पूछताछ। उनकी बेटी भी पुणे से आ रही थी। उसके बारे में भी सुधीर ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। सुधीर गायत्री और जोगिंदर जी के सामान के साथ अपने फ्लैट में पहुंचकर उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया था। वहाँ काव्या अभी भी सोई हुई थी।
वह नाइटी में ही थी। वह हड़बड़ा कर उठी थी। वह तुरंत बाथरूम में गई। फ्रेश होकर उसने मिनटों में ही अपना परिधान परिवर्तित कर सलवार सूट पहन लिया था। बाहर लिविंग रूम में आकर उसने जोगिंदर जी और गायत्री जी के पैर छुए। इतने में ऋषिका का फ़ोन आया था। सुधीर ने कॉल रिसीव किया था। गलती से सुधीर से लाउडस्पीकर बटन दब गया। मोबाइल पर ऋषिका की आवाज़ गायत्री और जोगिंदर जी ने भी सुनी। मामा जी, हम लोग भी मुंबई स्टेशन पहुंच गए हैं। ऑटो लेकर जो पता आपने एसएमएस किया था उस पर पहुंच रहे हैं। सुधीर ने पूछा था। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऋषिका? नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ तो मुंबई में ही रहकर पढ़ाई की थी, इसे सब मालूम है। इस तरह ऋषिका का सुधीर से इतनी विश्वसनीयता के साथ बात करना गायत्री को बहुत अच्छा लगा था। वह जोगिंदर जी से बोली थी, देखें आपकी नतनी कितनी कॉन्फिडेंस से बातें कर रही है। जोगिंदर जी भी बहुत खुश नजर आए। सुधीर ने उत्तर दिया था, ठीक है आ जाओ। 20 मिनट बाद बेटी और नतिनी ऋषिका ने जैसे ही सुधीर के फ्लैट का दरवाज़ा खोला, सुधीर की जोर जोर से चीखने बोलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसमें खिन्नता भी थी। पापा, आपको कितनी बार कॉल किया? आपको कॉल तो रिसीव करनी चाहिए थी ना। यह सब क्या है? मैं इतना सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया था, पर आप हैं कि कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं। आप भी एकदम अजीब हो गए हैं। सुधीर का व्यवहार देखकर जोगिंदर जी हतप्रभ रह गए थे। वे कातर होकर स्वयं दोष भाव से ग्रस्त विचलित होकर बोले थे, बेटे, थोड़ा इस उम्र में श्रवण दोष और स्टेशन पर बढ़े हुए शोरगुल के कारण तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सका। सुधीर की आवाज़ तेज होती जा रही थी। आप जानते हैं ना, ऑफिस का काम निपटाने के लिए रात देर तक जागने के बाद भी सुबह उठकर आज छुट्टी के दिन होते हुए भी आपको लाने गया, और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। गायत्री की बेटी भी यह सब सुन रही थी। ऋषिका तो यह सब देखकर अवाक थी। जोगिंदर जी अपना सिर झुकाए चुपचाप सुधीर की बातें सुन रहे थे, ताकि सुधीर को लगे कि उसकी बातें और आरोप उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। यह जरूरी भी था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई असुंदर और बदसूरत दृश्य उपस्थित हो जाए। लेकिन सुधीर ने अपने पेरेंट्स पर जोर जोर से चिल्लाकर काव्या के मस्तिष्क में बेटे और बाप के रिश्तों की कलई जरूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा ही सम्मान नहीं देता हो, उसे बहू क्या सम्मान देगी? गायत्री ने देखा कि अपनी बहू काव्या भी कमरे के पर्दे से पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी, चेहरे पर उपहासपूर्ण स्मित भाव लिए हुए। थोड़ी देर बाद जोगिंदर जी शून्यता की स्थिति से वापस लौटे थे। सुधीर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। काव्या ने चाय बनाकर जोगिंदर जी, गायत्री और सुधीर की बहन को चाय दी। इतने में झाड़ू पोछा लगाकर खाना बनाने वाली मेड भी आ गई थी। उसने रोटी बनाई। काव्या और सुधीर साथ साथ बैठकर नाश्ता किए। किचन से नाश्ता निकालकर सुधीर ने ही लाया था। गायत्री भी यह सब खुली खुली आंखों से देख रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि जहाँ पति पत्नी दोनों ही काम करते हों, रिश्तों की अहमियत तभी समझी जाती है जब दोनों के सारे कामों को एक दूसरे के लिए शेयर करने में होड़ लगी हो। कौन किस दिन कितना अधिक अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या क्या किया। दोनों ही नाश्ते के बाद एक साथ काम के लिए निकल गए थे। सुधीर ही बोलते हुए गया था, माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए, मेड पूरा खाना बना कर जाएगी। काव्या ने उसे ज़रूरी निर्देश दे दिए थे। सुधीर के आने में 9 बज जाया करते थे। काव्या 8 बजे ही आ गई थी। जोगिंदर जी को काव्या खाना देने लगी तो वे बोले थे कि सुधीर के आने के बाद साथ ही खाएंगे। सुधीर 9 बजे ही आए थे। उन्होंने फ्रेश होने के बाद खाना लगाने को कहा था। पापा, आपने खाना खा लिया? नहीं बेटे, सोचा तुम्हारे साथ ही खाएंगे। मैंने नहीं खाया तो ऋषिका ने भी नहीं खाया है, बोलती है कि सभी लोग साथ खाएंगे। इतने में काव्या ने खाना लगा दिया था। गायत्री ने टेबल पर सुधीर, जोगिंदर जी और ऋषिका का खाना रख दिया था। गायत्री ने कहा था, मेरी बेटी, मैं और काव्या बाद में एक साथ खाएंगे, आप लोग खाइए। सभी लोग खाना खाने लगे। ऋषिका कुछ जल्दी जल्दी खा रही थी। सुधीर ने ऋषिका को समझाना शुरू किया, देखो ऋषिका, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। 3 रोटियों को खाने में 20 मिनट लगाने चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम हो जाता है। इतने में ऋषिका बोल उठी, इस शिक्षा की ज़रूरत आपको अधिक है।
आपने सवेरी नाना के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। सुधीर की बहन ने अपनी बेटी को डांटा था। ऋषिका, ऋषिका, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? इसे पहले बड़ों को बताओ माँ, फिर मुझे बताना। ऐसा कहकर ऋषिका तेजी से कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कल रात के बाद आज सुबह से वातावरण तनावग्रस्त था। यहाँ सुधीर की फ्लैट में एक ही रूम में एसी था। काव्या और सुधीर उसी कमरे में सोते थे। ऋषिका को रात 10 बजे जोरों से नींद आ रही थी। वह भी जाकर उसी एसी वाले कमरे में सो गई। रात को सभी ने एक साथ खाना ही खाया था। खाने के बाद काव्या और सुधीर दूसरे कमरे में, जिसमें एसी नहीं था, वहां जाकर सो गए। जोगिंदर जी को गायत्री ने ही कहा कि आप ऋषिका के साथ ही एसी वाले कमरे में सो जाएं। जोगिंदर जी वहां सो गए। गायत्री अपनी बेटी यानी सुधीर की बहन के साथ लिविंग रूम में नीचे ही गद्दा डालकर सो गई। सुबह में जोगिंदर जी तो जल्दी उठ गए थे। करीब 6 बजे वे बालकनी में टहलते रहे। तब तक काव्या और सुधीर उठ चुके थे। काव्या ने ही जोगिंदर जी को चाय दी थी। काव्या को जल्दी जल्दी तैयार होना था। रात में क्या हुआ था उसके और सुधीर के बीच किसी को नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी प्रतिछाया कुछ कुछ सुबह भी दिख रही थी। काव्या चाय लेकर सुधीर को दे गई थी, लेकिन सुधीर ने चाय नहीं पी थी। चाय वैसे ही रखी रखी ठंडी हो चुकी थी। उसके बाद देखा गया कि काव्या बाथरूम से निकलने के बाद जेट स्पीड से तैयार हुई थी। वह आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। सुधीर ने ही किचन से नाश्ता लगाकर काव्या के सामने टेबल पर रखा था। बीच में जोगिंदर जी ने वातावरण में व्याप्त बर्फ को पिघलाने के लिए काव्या से कहा था, जानती हो बहू, मैंने सुधीर के जन्मदिन पर एक कविता भेजी थी। काव्या ने अनमनी ढंग से कहा था। हाँ, मैंने पढ़ी थी। जोगिंदर जी माहौल की बेचैन चुप्पी की भाषा समझ गए थे। सुधीर का काव्या के लिए नाश्ता लगाकर टेबल पर रखना कुछ अजीब लगा था। जोगिंदर जी ने गायत्री को इशारे से चुप ही रहने के लिए कहा था। काव्या नाश्ता करने से पहले 2 घंटे तक कमरे में सुधीर के साथ पता नहीं क्या खुसुर पुसुर कर रही थी। काव्या नाश्ता समाप्त करने के बाद ऑफिस के लिए बाहर निकली थी। सुधीर भी ठीक उसके पीछे पीछे निकला था। जोगिंदर जी समझ रहे थे कि सुधीर काव्या को ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर निकला है, लेकिन सुधीर जल्दी ही वापस आ गया था। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। वह आते ही शुरू हो गया, देखिए, आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब जरूर लगेगा। इतना शोरगुल वाला माहौल मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। आप मुझे बीमार भी कह सकते हैं या मानसिक रूप से बीमार भी समझ सकते हैं, लेकिन ये टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और ऋषिका का जोर जोर से आपस में बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर सुधीर की दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ा लाउड बोलती है। मैं भी उससे बात करती हूँ या डांटती हूँ तो थोड़ी लाउड हो जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जोगिंदर जी पूजा कर रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। वे पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत सामान्यतः सुनने की ही रही है। वे दूसरों की कहीं पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद तुरंत उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हैं। वक्त देते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाएं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज भी वे बिफर गए। उनका गुस्सा बाहर निकल पड़ा। देखो सुधीर, मैं पिछले 1-2 दिनों से, जब से हम लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम असहज हो गए हो। कुछ भी किसी को भी बोल दे रहे हो। तुम अगर मुझे कुछ कहते हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर गायत्री और मेरी बेटी की इज्जत नहीं करते हो तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है। उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात मत कहना। मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम भूल रहे हो कि तुम खुद ही यहाँ तक नहीं पहुँच गए हो। तुम्हें बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में परिवार के हर सदस्यों का योगदान है। हर व्यक्ति जो किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता है। जो ज़मीन छोड़ देते हैं वे आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते जोगिंदर जी फटने लगे थे। पूरे वातावरण में स्तब्धता छाई हुई थी। उनका ऐसा रूप सुधीर ने भी पहले कभी नहीं देखा था।
उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा। सुधीर, मेरी यह सीख अच्छी तरह गांठ बांध लो। हम लोगों के संस्कारों के अनुसार परिवार हर व्यक्ति की जमीन होती है। पूछो अपनी माँ से, हम लोग अपने बच्चों की कौन कहे, अपने बड़े भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो, मेरे पिताजी जब मैं बहुत छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने बड़े भाई को ही पिता सदृश मान लिया है। उनकी बहू का ऑपरेशन मैंने अपनी नौकरी के समय करवाए। तुम्हारी दादी मरने तक मेरे पास ही रही, यह तो तुमने भी देखा होगा। मैंने अपने ममेरे भाई की पत्नी जो कैंसर से ग्रस्त थी अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रखकर 4 महीने तक इलाज करवाया। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, बहन और ऋषिका 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वह भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम यह सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इम्प्रेशन और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी। इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं और भी गिर जाओगे उसकी नज़रों में। वह अभी नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ नहीं समझो। सुधीर हकलाते हुए बोलने लगा। जब उसका गुस्सा अपने हदों तक पहुंचने लगता है तो वह बोलने पर हकलाने लगता है। आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। मैं आज मानता हूँ, आगे भी यही मानता रहूँगा। इतना कहकर वह बिना किसी का कुछ और कहा हुआ सुने एसी वाले कमरे में जाकर बंद हो गया। सुधीर आज ड्यूटी भी नहीं गया, उसने खाना भी नहीं खाया। गायत्री उससे खाने के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन कमरा तो उसने अंदर से बंद कर दिया था। चाह कर भी वह खाने के लिए नहीं पूछ सकी। जोगिंदर जी सवेरे ही उठ गए थे। उठ गए थे क्या, उठे ही हुए थे। उन्हें नींद कहाँ आई थी। विचारों का बवंडर उनके मन मस्तिष्क को विचलित किए दे रहा था। क्यों ऐसा हो गया है सुधीर? शादी के पहले तो ऐसा नहीं था। वे लाख विश्लेषण करने पर भी किसी विवेकपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिर अचानक क्या हो गया? सुधीर का सुबह में खुद नाश्ता निकाल कर काव्या को देना, नाश्ते के पहले काव्या का 1 घंटे तक सुधीर के साथ अकेले में बात करना, इससे जो स्थितियां बन रही थी उससे ऐसा सोचने पर विवश होना पड़ रहा था कि सुधीर की इन सारी प्रतिक्रियाओं की पृष्ठभूमि में काव्या का हाथ अवश्य था। परंतु गायत्री तो अपनी बहू काव्या पर पूर्ण विश्वास के आवरण से घिरी थी। अगर यह मिथ्या भी था तो भी जोगिंदर जी अपने पत्नी के इस मिथ्याभासी आवरण को बेधना नहीं चाहते थे। करीब दिन के 4 बजे सुधीर खुद ही उठा था। उसने बाथरूम में काफ़ी देर तक स्नान किया था, जैसे अपने शरीर पर आवृत कुसंस्कारों की जो परत पड़ गई है उसे धो धो कर प्रक्षालित कर लेना चाहता हो। जोगिंदर जी ने उसे नीचे जाते हुए देखा था। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल पड़ा था। कभी कभी तनाव में लोग अपनी कार या मोटरसाइकिल से लंबे ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। जोगिंदर जी या गायत्री से ना कोई बातचीत, ना ही कोई विचार विमर्श। वे एक तरह से अपरिचित अतिथि बने हुए थे। क्या कर सकते थे? आगे के 2 सप्ताह तो किसी तरह बिताने ही थे। उनके कोई दूसरे जान पहचान वाले भी नहीं थे जिनके यहाँ पेड गेस्ट के रूप में भी बचे हुए दिनों को गुजारा जाए। बीच में कंफर्म रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल था। फ्लाइट से जाने की औकात नहीं थी। उनकी बेटी तो बस से भी जा सकती थी, क्योंकि मुंबई से पुणे के लिए लग्जरी बसें चलती थी। जोगिंदर जी ने मन को दृढ़ कर लिया था, चाहे जो भी हो, जब तक सुधीर सबों का सामान बाहर नहीं फेंक देता है और धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल देता है, तब तक बाहर से खरीद कर ही सही खाएंगे और यहीं रहकर अपना भरण पोषण करते रहेंगे। जोगिंदर जी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और नतीनी ऋषिका खामोशी के धागों से मानो अपनी जिह्वा को सी चुकी थीं। उनके बीच ना कोई बातचीत, ना कोई विचार विमर्श। वे सभी अपरिचित सी बने हुए पलों को गिन गिन कर सरकते हुए सुन रहे थे। शाम के करीब 6 बजने को हुए थे। गायत्री अपनी बेटी के साथ नीचे उतरकर स्टोर से दूध ले आई थी। चाय बनाई गई। जोगिंदर जी ने भी चाय पी थी। शाम को 1 कप चाय पीने की उनकी आदत थी। इसमें जब से गायत्री का साथ हुआ था कभी भी व्यवधान नहीं आया था।
अगर किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी जाते थे तो गायत्री शाम की चाय के बारे में पहले ही बता देती थी। वे लोग अपनी अपनी चाय ख़त्म ही किए हुए थे कि खाना बनाने वाली बाई आ गई थी। इसे सुधीर काव्या ने पहले से ही लगा रखा था। वो गायत्री से पूछ रही थी, माई कितना रोटी बनाएगा? गायत्री ने सारे लोगों पर 4-4 रोटी के हिसाब से 20 रोटियां बनाने को कही थी। 4 रोटियां सुबह की ही बची थी। खाना बनाने वाली बाई करीब 8 बजे तक खाना बनाकर निकल गई थी। करीब 8 बजे रात को सुधीर और काव्या दोनों ने घर में प्रवेश किया था। सुधीर के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन का बैग था। आते ही वह डिब्बा और पॉलीथीन एक और रख कर अपनी शूज़ खोलने लगा और हेलमेट खोलकर एक तरफ रखा। उसने बड़ा सा डिब्बा ऋषिका के हाथों में थमा दिया। पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहा, आज सुबह के बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा पापा। ऐसा कहते हुए वह डबडबाई आंखों के कौर में थमी हुई बूंदों को पोंछते हुए जोगिंदर जी के कदमों के पास ही बैठ गया। उसने पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सर पर रखते हुए कहा, पापा, जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? जोगिंदर जी की आंखों में भी आंसू छलक आए। इतने में फिर दरवाजे की बेल बजी थी। इस बार काव्या ने दरवाज़ा खुला था। 2 आदमी एक बड़ा सा पैकेट लेकर अंदर आए थे। उन्होंने लिविंग रूम में पैकेट खुला था। एक और एसी था। गायत्री देखते ही बोल पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत थी? सुधीर, तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? इस पर काव्या ने ही कहा था, नहीं माँ, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों के आने से ही मुझे आज प्रमोशन का लेटर मिला है। मेरी सैलरी अब करीब करीब 1/4 अधिक हो गई है। यह तो एक दिन लगाना ही था, तो आज क्यों नहीं? इतना कहकर काव्या चुप हो गई। इसके बाद सुधीर ने एसी लगाने वाले आदमियों को दीवार पर जगह बता दी और फिर वह जोगिंदर जी के पैरों के पास बैठ गया। उसने बोलना शुरू किया, पापा, आपने जो सुबह में मुझे इतना सुनाया था ना, वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन माँ, तुम मुझे क्यों नहीं डांटी? तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारे टेढ़े काम सीधे हो जाते थे। तुम्हारी यह गलती रही। उसने देखा कि सारे लोग चुप हैं। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी, तुम मेरे कहने पर सिर्फ टेसुए बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियां पर कितना डांटती थी। बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ, कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की थी, लेकिन इसकी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। तुम्हारी यह गलती रहेगी। तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया। थोड़ा भी नहीं डांटी और खुद रोने लगी। पापा, नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला था ही नहीं। ऐसा क्या इतना बड़ा हो गया तुम लोगों के सामने? इतना कहते हुए सुधीर ने अपना सिर जोगिंदर जी के घुटनों के बीच छिपा लिया था। कुछ देर तक वह ऐसे ही सिर छुपाए रहा और जोगिंदर जी उसके सिर के बालों को सहलाते रहे। वह इस शीतल छाँव में ममता और वात्सल्य की बारिश में भीग ही रहा था कि किसी के द्वारा उसके टी शर्ट खींचे जाने पर उसने सिर उठाया। पीछे मुड़कर देखा तो ऋषिका रोती हुई खड़ी थी। आई एम सॉरी मामा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे कल रात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। सुधीर ने उसे अपने गोद में खींचकर पूछा, तो फिर कैसे बोलना चाहिए था? और इस पर सारे लोग जोर जोर से हंस पड़े। सुधीर ने कहा, माँ, पापा और दीदी, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा वही रहूँगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे डांट लगा सकते हैं। और यह कहते हुए सुधीर अपने पापा के गले लग गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सभी का दिन आनंदमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।